ये वीडियो का पार्ट थर्ड है। इससे पहले कि हमने यहाँ पे पार्ट वन में ये सारे टॉपिक जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों के ये टॉपिक्स कवर नहीं हुए तो आप इसको वीडियो के पार्ट वन और ये नीचे वाले जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये वीडियो के पार्ट टू में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट थर्ड है और पार्ट थर्ड का जो पहला टॉपिक है वो आपका है कंपैरिजन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसको हम एक टेबल से समझते हैं। तो हमने एक तरफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया है और एक तरफ क्या लिख लिया, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट जो डिफरेंस है, ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड विद हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जितनी भी वैलेंसी कार्बन की होती है वो अब उसके हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये कार्बन, आप जानते हैं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी, चार। तो वो चारों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो रही है या फिर अदर कार्बन है उसके साथ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ये चारों वैलेंसी जो है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब इसकी चारों वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाई है। और इसका अनसैचुरेट कर देखते हैं कि द वैलेंसी ऑफ एटलीस्ट टू कार्बन एटम आर नॉट फुली सेटिस्फाई ऑफ बाई द हाइड्रोजन एटम। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे हमने C2H4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम सबसे पहले दो कार्बन ड्रॉ करेंगे और उस पर बराबर बराबर हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन चार है तो दो इस पर हमने लगा दिए और दो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि कार्बन के पास चार वैलेंसी होना जरूरी है। तो देखिए एक, दो और तीन, ये इस वाले कार्बन के पास है। लेकिन जबकि चार होने के लिए तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी जगह, चार। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। जबकि यहाँ पे हमने कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाया था। और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लगाया ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। इट मीन्स कि चार वैलेंसी तो चारों वैलेंसी पूरी हो जाए। तो आप ये समझ ही गए डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से ही कंबाइंड होनी चाहिए हाइड्रोजन या कार्बन एटम के साथ, जबकि इसमें जो है वो फुली सेटिस्फाई नहीं होती है। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें अदर बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। सेकेंड डिफरेंस है इसमें यहाँ पे कि कार्बन एटम जो ज्वाइन होते हैं वो केवल सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट के द्वारा ज्वाइन होते हैं। और इसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो आपके डबल या फिर ट्रिपल कोवैलेंट के द्वारा ज्वाइन होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव और दे आर मोर रिएक्टिव। देखिए अगर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चार पूरी है, जैसे कि CH4 का हम एग्जाम्पल ले लें तो कार्बन की वैलेंसी चार पूरी है। तो ये यहाँ पे अनरिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है किसी और वैलेंसी की। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, यानी बहुत ही कम रिएक्शन करेगा। और जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी दो या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। इट मीन डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल और सिंगल में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कम रिएक्टिव होते हैं और यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्काइल ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एन एल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन एटम हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन मॉलिक्यूल। अगर एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को हम कम कर दे तो वो क्या बनेगा, आपका एल्काइल ग्रुप। देखिए एल्केन का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन कम करा तो एक हाइड्रोजन कम करने वाला यहाँ पे +2 है, तो हाइड्रोजन कम होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा आपका CnH2n+1। ये शो कर रहा है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम करा है। तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो पार्ट आपका क्या बन जाता है, एल्काइल। तो एल्काइल की डेफिनेशन यही है कि एल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल। इसका जब नाम बनाया जाता है तो एल्केन की पूरी स्पेलिंग होती है ALKANE, उसमें से हम ANE हटा दे के क्या ऐड कर देते हैं, YL, तो वो बन जाएगा आपका एल्काइल। एग्जाम्पल के तौर पे मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो मिथेन में से हमने एक हाइड्रोजन कम करा तो हाइड्रोजन कम करा तो हाइड्रोजन 4 की जगह क्या हो गया, 3। तो इसका नाम भी चेंज हो गया। तो नाम कैसे चेंज हो गया, एन हट गया और एन हट के इसमें क्या जुड़ गया आपका YL। तो आपका बन गया यहाँ पे मिथाइल, यानी मैथ तो यहाँ पे आ गया आपका और YL यहाँ से ऐड हो गया। तो इस तरह से ये एल्काइल ग्रुप फॉर्म होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एल्काइल ग्रुप क्या हो गए,
जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम होने के बाद जो चीज़ बचती है वो एल्काइल कहलाती है, और उसका नाम क्या होता है, एल्केन में से ANE हटा के YL को प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? A functional group is an atom or a group of atoms that define the structure of organic compound। जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अभी ये हम इसको डिस्कस आगे IUPAC पढ़ेंगे तो उसमें भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप नाम याद कर लीजिए। जैसे अल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो किससे होता है? OH से। एल्डिहाइड का किससे होता है? आपका CHO से। कीटोन का होता है CO ग्रुप। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का होता है COOH ग्रुप। ईथर का हो गया COOC। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो दो कार्बन के बीच में होगा। हैलाइड का फॉर्मूला होता है X। देखिए X का मतलब यहाँ पे X नहीं है, X का मतलब इन चारों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो चार प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हैलाइड्स के नाम चारों में से कोई भी कहला सकते हैं, तो इसको जनरली तौर पे X से रिप्रेजेंट किया कर दिया जाता है। फिलहाल इन फंक्शनल ग्रुप को अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये तक शॉर्ट में हमने डेफिनेशन के रूप में समझा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि जैसे यहाँ पे OH है, OH के बहुत सारे हमने ग्रुप लिख दिए, जैसे कि C2H5OH, दूसरा हमने लिख दिया CH3OH, और आगे लिख दिया C3H7OH। तो कई सारे हमने यहाँ पे नाम लिख दिए अल्कोहल के, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इन सबका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो इसकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सबकी सेम होगी। तो यही यहाँ पे पहली इसका करेक्टर शो होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी सभी फंक्शनल ग्रुप की जितनी भी एलिमेंट होती है उनकी क्या होती है? सिमिलर होती है। सेकंड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। अब देखिए OH का एक ग्रुप है जैसे कि C2H5OH, और एक दूसरा और ग्रुप ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे CHO ले लेते हैं, तो CHO का ग्रुप ले लिया हमने C2H5COOH। चलिए ये वाला ग्रुप ले लिया हमने कार्बोक्सिल। तो देखिए एक ये ग्रुप लिया और एक ये ग्रुप लिया, ये दोनों यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर इनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टर्स हो गया कि अगर कोई दो एलिमेंट के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होती है? डिफरेंट होती है। थर्ड है इसका, देयर एग्जिस्ट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग अ पर्टिकुलर टाइप फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज जैसे कि एल्कोहल की है। अभी देखिए यहाँ पे होमोलोगस सीरीज क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर होमोलोगस सीरीज यहाँ पे अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सब में देखिए अल्कोहल प्रेजेंट है, सब में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? OH। और OH आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या आ रहा है? OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये अल्कोहल वाली सीरीज है ये एक होमोलोगस सीरीज को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबकी एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज भी होती है। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फंक्शनल के 3। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? द फॉर्मूला दैट शो हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर लिंक्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल इज नोन एज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले में हमें ये पता चले कि उनके जो एलिमेंट है अलग अलग वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ उसको क्या बताएगी? स्ट्रक्चर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाने में तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने कार्बन बनाए 4। तो मैं इसको यहाँ पे जरा अलग बना के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने कार्बन के कितने एटम बनाए? 4 एटम। हमारे पास हाइड्रोजन है 10, तो हम पहले एक तरफ से कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे हमने 4 करने के लिए इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए। 3 हाइड्रोजन लगा दिए क्योंकि एक यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये कार्बन पूरा हो गया। अब इस कार्बन पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 2 और आ सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हमने ऊपर और नीचे लगा दिए। सिमिलर तरीके से इस पर भी 2 वैलेंसी लगी हुई है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी इसके हमने कितने लगा दिए? 2। अब बचा ये, तो देखिए हाइड्रोजन 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से कम नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1
2 3 4 5 6 7, तो अभी 3 बचे तो 3 यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चार्ज होती है हर जगह कंप्लीट हो रही है पूरे स्ट्रक्चर में। तो कार्बन की वैलेंसी हर जगह क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये इसका क्या बन गया, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ये बताया जा रहा है कि कार्बन कार्बन यहाँ पे कैसे बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से। और कार्बन और हाइड्रोजन भी किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से। तो यही आपकी डेफिनेशन कहती है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फॉर्मूले में वो सारे किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला शो करता है। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम अदर तरीके से भी कह सकते हैं, इसको अदर रूप से। जैसे यहाँ पे कार्बन के संग 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे CH3 से। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी छोटे रूप में कार्बन संग, यहाँ पे देखिए फर्स्ट CH3 कहाँ से आया, पहले वाले कार्बन से। दूसरा CH2 कहाँ से आया, यहाँ पे कार्बन संग 2 हाइड्रोजन लगे तो CH2, फिर अगेन CH2 आया आपका इस वाले से, और लास्ट CH3 आ रहा है वो इससे आ रहा है। तो इसका ये एब्रीविएट या कंडेंस फॉर्मूला है ब्यूटेन का। और कार्बन कार्बन की जो सिंगल सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे भी हमने सबके बीच में सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करी, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। इसी को अगर हम कार्बन स्केलेटन दिखाए, कार्बन स्केलेटन का मतलब है कि केवल कार्बन के एलिमेंट को दिखाने को कार्बन स्केलेटन कहते हैं। तो देखिए कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे जो है वो इस फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया गया, तो इसे बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। तो देखेंगे आप, ये ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन के हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूले कई रूप में रिप्रेजेंट करे। एक तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिसमें कि हर एक चीज़ की जानकारी मिल रही है कि कार्बन और हाइड्रोजन का कैसा रिलेशन है। दूसरा उसका कंडेंस फॉर्मूला है। और तीसरा केवल कार्बन कार्बन के ही हमने स्ट्रक्चर बना किया है, जिसको हम कहते हैं कार्बन स्केलेटन ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है आपका आइसोमर, जिसको आइसोमर्स भी कह सकते हैं और आइसोमेरिज भी पूछा जाएगा, तो दोनों एक ही चीज में कवर हो जाएंगे। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को बोलेंगे आइसोमेरिज। तो मेन बात क्या, आइसोमर्स का मतलब जिसमें सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट क्या हो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उन उन एलिमेंट को तो हम बोलेंगे यहाँ पे आइसोमर्स। और जो आपकी प्रोसेस है यानी कि फिनोमिनन है उसको बोलेंगे आइसोमेरिज। तो इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। फिर से हमने यहाँ पे ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10। इसकी आइसोमेरिज में है क्योंकि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले से बन सकता है। तो देखिए दो स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला कौन सा है, अभी हमने ये लास्ट मैंने भी बना के दिखाया था आपको। तो 4 कार्बन के संग कैसे हाइड्रोजन H2 है, तो एक तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से भी बना सकते हैं। ये कैसे बना है मैं इसको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। अभी हमने स्टार्टिंग में कार्बन को शुरू के 4 लिए थे, अब हम यहाँ पे कार्बन में केवल 3 ले रहे हैं और एक कार्बन मैं इसको इस तरह से लगा देता हूँ। देखिए अब इसको करने के लिए यहाँ पे कार्बन के संग कितने लाइन होनी चाहिए, 4 4 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। इसके संग 2 लाइन लगी हुई है तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे कार्बन के संग यहाँ पे 2 लाइनें लगी है तो यहाँ पे भी इसके 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे के साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी ये कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो इस और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चारों लिखे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन 3 तो स्ट्रेट लिखे हुए हैं और एक ब्रांच में आ गया। तो मैंने लास्ट में ब्रांच बना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ होने का मतलब है कि ये आइसोमेरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोमेरिज को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जिसके फॉर्मूले जो है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे कि ब्यूटेन का C4H10 है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, और एक अभी मैंने अदर तरीके से भी बना के दिखाया था, तो उस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो जिसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग अलग होते हैं उसे हम आइसोमर्स, और जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज। आइसोमेरिज जो होती है दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज और स्पेस आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज। लेकिन आपके 10th के SC सिलेबस में बोर्ड के हिसाब से ये वाला पार्ट कट है आपका, फंक्शनल ग्रुप ये भी कट है आपका, और मेटामेरिज ये भी कट है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के पढ़ेंगे यहाँ पे, चेन और पोजीशन, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के पार्ट है। तो इनको दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं चेन आइसोमेरिज। When two or more compound have similar molecular formula but are different in arrange the carbon atom in state of branch line,
जब दो के सिमिलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन एटम या तो स्ट्रेट लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ब्रांच में भी। तो इस टाइप की चेन बनाने को हम बोलेंगे कौन सी चेन, आइसोमर्स, और प्रोसेस को नाम देंगे चेन आइसोमेरिक। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा बिल्कुल ब्यूटेन का, ब्यूटेन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन जा रही है आपकी, और दूसरा हम इसको यहाँ पे ब्रांच, देखिए ये आपकी स्ट्रेट चेन हो गई, और स्ट्रेट चेन से जो भी चीज़ कनेक्टेड होती है वो ब्रांच कहलाती है, तो ये इसकी ब्रांच। तो हम यहाँ पे देखिए किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को अगर स्ट्रेट चेन के रूप में या ब्रांच के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, तो उस प्रकार की आइसोमेरिज को बोलते हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिज। तो यहाँ पे ये चेन आइसोमेरिज हो गई। नेक्स्ट आपका आता है पोजीशन आइसोमेरिज। तो देखिए पोजीशन आइसोमेरिज क्या है आपका, when two or more compound have similar molecular formula but different in position of functional group on the carbon atom, they are called position isomerism, or this phenomenon is called position isomerism। तो भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करूंगा, आप बस ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे प्लेस है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया है। तो आप देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर फॉर्मूले जो है वो एक ही चीज के हैं। देखिए कैसे, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन 1 2 3 4, तो इसको लिख देते हैं C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और एक 6, तो C4H6। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग है। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग इस तरह से है कि इनमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ पे पहले दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है शुरू के, और इसमें जो कार्बन का बॉन्ड है वो आपके जो बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है वो अदर वाले में, जो बॉन्ड है वो आपका बीच वाले दो कार्बन के बीच में आ गया। तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने का मतलब हो गया आपका, या तो बॉन्ड चेंज हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, वो अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज। और इससे पहले चेन में हमने क्या देखा था, कार्बन या तो सीधी रूप में हो, चेन के रूप में हो, या फिर कार्बन किसके रूप में, आपका किसी ब्रांच के रूप में लगा हुआ। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे चेन। और किसी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज क्या होती है, होमोलोगो सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। देखिए यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं होमोलोगो सीरीज एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले में हमने क्या करा, एन की जगह 1 लगाया, तो हमारे पास एन की जगह 1 लगाएंगे तो यहाँ पे C1H2 × 1 + 2, यानी कि ये बन जाएगा आपका CH4। तो यहाँ पे अगर हम 1 लगा रहे हैं इस फॉर्मूले में तो हमें उससे क्या मिल रहा है, CH4। सिमिलर 2 लगाने से C2H6, 3 लगाएंगे तो C3H6। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जब प्लेस करी तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब आप इस रिजल्ट में खास तौर से देखिए क्या डिफरेंस है। कोई भी दो नंबर, हमने कोई भी दो कंपाउंड लगातार ले लिए, तो देखिए इसमें से इसको माइनस करते, कार्बन 2 में से एक कार्बन माइनस करेंगे तो आपका एक कार्बन बचेगा, 6 में से 4 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। सिमिलरली हमने नीचे के इन दो कोई भी पार्ट में डिफरेंस निकालेंगे तो 3 और 2 में से बन जाएगा तो एक कार्बन, H8 और 6 में माइनस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन। फिर आप नीचे के और देखते ये थर्ड वाले में, इसमें कार्बन 5 में से 4 माइनस करेंगे तो एक कार्बन, और 12 में से 10 जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन। तो आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी दो लगातार कंपाउंड में कितने चीज़ का डिफरेंस चल रहा है, CH2 का। तो यही आपकी डेफिनेशन बन जाती है होमोलोगो सीरीज की। होमोलोगो सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें कि आपका कोई भी सक्सेसिव कंपाउंड में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, CH2 का, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो और उनमें डिफरेंस कितने का हो ग्रुप में, CH2 का, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे CH2 का, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, CH2। तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, होमोलोगस। इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
जैसे यहाँ पे हमने एल्किन की ली, एल्किन का फॉर्मूला है CnH2n, इसमें भी हमने n की जगह प्लेस करा, 2 लगाया, 3 4 5 6 लगा के देखा तो ये रिजल्ट आ गए। अब आप इनमें देखिए दो में कोई भी डिफरेंस ले ले, हमने इन दो में डिफरेंस लिया तो भी CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। नेक्स्ट इन दो में डिफरेंस लेंगे तो भी आपको CH2 का डिफरेंस मिल रहा है, और नेक्स्ट लेंगे तो CH2। तो ये आपकी एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। कैसे पहचान होगी होमोलोगस सीरीज की? कि उसमें CH2 का डिफरेंस होना कंपलसरी है। अगर ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस चल रहा है कंटिन्यूसली, तो वो सीरीज आपको रिप्रेजेंट करेगी होमोलोगस सीरीज को। करेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज के क्या है? ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रिसीडिंग बाय CH2। तो अभी हमने देखा हर मेंबर जो होता है वो अपने पहले वाले मेंबर से कितना डिफरेंस होता है ग्रुप में, CH2 का। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। देखिए सभी का जनरल फार्मूला सेम था। अभी हमने फार्मूला देखा था CnH2n+2, ये था एल्केन का, तो इसका फार्मूला सेम है सभी के लिए। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ग्रेजुअली चेंज हो सकती है। तो ये इसके यहाँ पे करेक्टर्स है। अब होमोलोगस सीरीज का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्यों है, मतलब है फायदा ये है कि द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली कंपाउंड कैन बी असरटेन इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट फ्यू नंबर ऑफ सक्सेस नो। अगर सीरीज के दो तीन हम उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो हमें सारी सीरीज के कंपाउंड के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम अदर एलिमेंट्स को ऐसे ही बता सकते हैं। दूसरा, नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल टू सिस्टमेटिक स्टडी ऑर्गेनिक, और इसके द्वारा हम सिस्टमेटिक स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें हैं कि जो हमें होमोलोगस सीरीज से बेनिफिट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनकल्चर। इट इज़ द सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम रखा जाता है वो कोई नाम रखने का एक प्रॉपर वे होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नाम जन्म हुआ तो उसको अपने हिसाब से नाम रख दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका एक नाम पर्टिकुलर लिखने का तरीका होता है, तो वो तरीके को नाम से करने को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। तो इसके दो सिस्टम बनाए गए थे करने के लिए। पहला सिस्टम था ट्राइबल सिस्टम और दूसरा था IUPAC सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। तो ये जो है दो सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम रखा गया था, जिसमें कि ये सिस्टम तो फेल हो गया था। मेन सिस्टम आपका ये IUPAC है। तो पहले आप पढ़ते ट्राइबल सिस्टम क्या था। ट्राइबल सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द अर्ली डेज, पहले के समय में जो कंपाउंड उसको सोर्स होता था उसी के नाम पे उनका नाम रख दिया जाता था। जैसे एग्जांपल मीथेन, मीथेन CH4 है, इसको हम बोलते हैं मार्स गैस। तो मार्स गैस क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि ये हमें मार्सी प्लेसेस से मिलती है। मार्सी मतलब दलदली कीचड़ वाली जगह से मीथेन गैस बनती है, तो उसी के नाम पे इसका मार्स गैस रख दिया गया। दूसरा यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड वाज ऑब्टेन फॉर विनेगर। देखिए विंजर क्या होता है तुम्हारा, एसिटम होता है, तो इसी के नाम पे विंजर के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक। तो यहाँ पे जो भी नाम मतलब जो भी कंपाउंड जिस चीज से प्रोड्यूस हुआ उसी के बेस पे उसको नाम रख देने की प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, ट्राइबल सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम इन द अर्ली डेज, पहले के समय में जो नाम होते थे कंपाउंड के वो उनके सोर्स पे डिपेंड करते थे। जिस चीज से उनके सोर्स से डिस्कवरी होती थी उसी के बिहाफ पे उनके नाम रख दिए जाते थे, तो उसको बोलते थे ट्राइबल सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका IUPAC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ICSE बोर्ड में। बट इसको हम वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम आगे के वीडियो के पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों की वीडियो अभी यहीं तक ही है, और आगे के IUPAC के कवर करने के लिए आप वीडियो के पार्ट 4 तो देखिए जिसको आप, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर करके आप रिप्लाई करा करिए, और मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ उसके बारे में भी आपके लिए, आपकी वैल्यूएबल सजेशन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं कि आप उसको मुझे और भी अच्छा करने के लिए कुछ भी एडवाइस करते हैं तो हो सकता है कि मैं उसको फॉलो करूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।